हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, यानी 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, उसके अलावा आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हाँ, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन 12 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में आए हैं पेपर 1 में, जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कल का पेपर आया था वो अच्छा पेपर था। अच्छा इन द सेंस कि हाँ भाई, आप उसको सॉल्व कर सकते थे। जो शिफ्ट 1 थी उसमें शिफ्ट 1 में एक चीज देखने को मिली है, वो ये है कि पेपर 1 में 2 आरसी आई थी। ठीक है, अभी तक 2 आरसी नहीं देखी गई हैं, लेकिन जो शिफ्ट 1 थी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 में 2 आरसी आई और 2 आरसी आई आपके पेपर 2 में, यानी टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 4 आरसी पूछी गई थी शिफ्ट 1 में। अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में एक चीज यहाँ पर देखने को मिली कि इसमें सेम एज इट इज आया, यानी 1 आरसी आई पेपर 1 में और 2 आरसी आई आपके पेपर 2 में, यानी 3। यानी अब आपके पेपर 1 में 2 आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जा रहे हैं और उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जो अच्छा स्कोर हो सकता है 32 से 37 के बीच में रहने के चांसेस है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्या कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल आपका पेपर आया था। कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 7 से 8 क्वेश्चन आए, जिसमें आपके लीनियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सीक्वेंस, ठीक है, संप्रेषण का जो क्रम है उससे पूछा गया, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे भी किस तरीके के और क्वेश्चंस आए। डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज वाला और एक जैसे कि आप लोगों ने पहले सॉल्व किया होगा कार और डीजल वाला। कार डीजल वाला एक क्वेश्चन था कि उसमें पूरा डाटा दिया गया था। ठीक है ना, एक तो इससे था और एक डायरेक्टली परसेंटेज में था। दो तरीके की यहाँ पे डीआई आई। आईसीटी में आपका मॉडरेट लेवल 4 से 5 क्वेश्चन, जहां पर आपको इंटरनेट, याहू, बिंग, ये जो सर्च इंजन है इससे रिलेटेड मैचिंग देखने को मिली है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो, उससे आपके सामने क्वेश्चन आया है। कैशे मेमोरी से क्वेश्चन आया है। कोडिंग वाले क्वेश्चन थे बट वो इजी थे। फायरवॉल वगैरह, जैसे फायरवॉल हो गया, इन सब से रिलेटेड मैचिंग है। अभी आगे दिखाते हैं किस तरीके की मैचिंग है। HTTPL यहाँ से क्वेश्चन आया। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में ही लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया, हेतु से क्वेश्चन आया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आया, फिगर से क्वेश्चन आया और आपके सिलोगिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिला। मैथमेटिक में रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, पाइपलाइन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की। पीपल एंड एनवायरनमेंट में क्या था, पीपल एंड एनवायरनमेंट में नेचुरल डिजास्टर से क्वेश्चन था, CO2 इमिशन से था, मीथेन, ग्रीन हाइड्रोजन, SDG गोल, जहां पे आपको SDG गोल बताने थे कि बताइए SDG गोल जो है 1, 2, 3, 4 इनमें कौन कौन से आते हैं। या फिर इस तरीके का था कि जहां पर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लाइमेट चेंज जो आपका जो SDG का गोल है वो कौन सा गोल है ना। एयर पॉल्यूटेंट से, सोलर एनर्जी से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, क्योटो प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी और मैचिंग में भी आया था आपका नॉइस लेवल से भी क्वेश्चन थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी थी, सॉल्व कर सकते थे, जबकि शाम वाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी उनको टफ लगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में 4 से 5 क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हाइपोथेसिस, मॉडर्न, सैम्पलिंग, टाइप एंड स्टेप ऑफ रिसर्च, प्लेगरिज्म, हाइपोथेसिस और टी टेस्ट, साथ ही अनोवा टेस्ट भी पूछा गया। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्टिव टीचिंग, टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग, इससे क्वेश्चन आया। हायर एजुकेशन में स्वयं, मूक, स्टेटमेंट वाइज, यानी स्वयं और मूक में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। मूक का स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। कोठारी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, NEP 2020 से क्वेश्चन आया असर्शन रीजन में। स्टैचुरी बॉडी UGC की, इनफिलिप नेट का EPG पाठशाला डिजिटल इनिशिएटिव से।
स्किल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल ई गवर्नेंस से क्वेश्चन था, ऑनलाइन लर्निंग से क्वेश्चन था। अब देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आने शुरू हुए आपके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन था कि विच चाइनीज विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी एक ऐसा था क्वेश्चन कि जहाँ पे आपको चाइनीज स्कॉलर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कौन सी यूनिवर्सिटी ने में ये गया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन था तो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है। विच चाइनीज स्कॉलर केम टू नालंदा और विजिटेड, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सब लोग कह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन था, तो ये आपका ह्यूएनसांग जो था नालंदा यूनिवर्सिटी में आया और ये आंसर इसका ये वाला क्वेश्चन कल देखने को मिला। लेकिन आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच चाइनीज स्कॉलर केम टू नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर का इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पर एक मैचिंग थी जहाँ पर फायरवॉल से रिलेटेड आपको कुछ दिया गया था, डिस्क्रिप्शन था शायद, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मैचिंग करनी थी। सीक्वेंस ऑफ रैम इंस्टॉलेशन, जब आप रैम को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पर आप किस तरीके का स्टेप यूज करते हैं, वो सीक्वेंस, वो स्टेप आपसे पूछे गए थे कल के एग्जाम में। चूज ऑप्शन विच इज वन वे कम्युनिकेशन, आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि बताइए इनमें से वन वे कम्युनिकेशन कौन सा है। वन वे कम्युनिकेशन कौन सा है, कौन बता सकता है वन वे कम्युनिकेशन कौन सा होता है। वन वे कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। मास मीडिया से और गेट कीपर से एक क्वेश्चन आया। विच इज नॉट इफेक्टिव डोमेन, इनमें से कौन एक इफेक्टिव डोमेन नहीं है। एग्जाम्पल आगे दिए हुए थे, बताना था उसमें से ऑप्शन में से। ब्लूम की थ्योरी से ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। उसके अलावा फॉर्मेटिव सबमेटिव स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। डायग्नोस्टिक पीयर बेस में से था। करिकुलम से क्वेश्चन था, करिकुलम से क्वेश्चन था जहां पूरे स्टेटमेंट लिखे हुए थे और आपसे नीचे पूछा गया था बताइए इनमें से कौन सा सही है, किसके बारे में, करिकुलम के बारे में। अनुमान न्याय से क्वेश्चन था। उसके अलावा एनएसएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया, इसका लोगो याद रखिएगा, ग्रोइंग यू एंड फॉर गुड। ऑल डिपॉजिट रिसीव अंडर नेशनल सेविंग स्कीम आर क्रेडिटेड टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। एनएसएसएफ का फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। अब पब्लिक अकाउंट जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ऑल विड्रॉल्स बाय द डिपॉजिट आर मेड आउट ऑफ द अकमुलेशन इन द फंड। यहाँ पे ना सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं, प्लस हम लोग सॉल्यूशन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे जो आगे पूछे जाने के चांसेस है। हम एनालिसिस किस वजह से करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए अभी का कैसा पैटर्न था और आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज द लीस्ट पॉसिबल चांस ऑफ मेकिंग एरर्स, जिसमें कम गलतियां होने की चांसेस रहती हैं। ऑप्शंस मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो है रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिटन कम्युनिकेशन अगर आप करते हो तो उसको एडिट कर सकते हो। एडिट यानी कि उसको आप चेंज भी कर सकते हो, सही कर सकते हो। लेकिन अगर दूसरे कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एडिट, अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने बोल दी तो क्या जो चीज़ बोल दी उसको दोबारा हम वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन ऐसा है कि जहां पे आपसे कोई गलती हो सकती है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपको पता हो, जिन्होंने भी कल एग्जाम दिया है, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ऑप्शंस कमेंट करके बता सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर की मैचिंग देखने को मिली। सेमेंटिक है ना, फिजिकल जो बैरियर है, ये वाला क्वेश्चन 2021 में भी आपका आया था जहां बैरियर की मैचिंग दे रखी थी। ठीक है, ब्लॉग मैचिंग, जैसे सेमेंटिक नॉइस है तो आगे उसके लिखा है ये इसका डिस्क्रिप्शन किससे लिंक्ड करती है ना। बिग ब्लॉग से मैचिंग, सोशल मीडिया की मैचिंग दी गई थी। स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया था। स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आगे के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए स्वयं में वाई क्या स्टैंड करता है।
वाई का क्या मतलब है, तो आपको अगर आपको पता है कि वाई का मतलब है यंग, तो आप इसको सही कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम है, किसके द्वारा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसके कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। बात समझ रहे हैं, हमें सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, हमें अगर हम दोबारा किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें उससे नई चीजें उठानी है। रिसर्च का बाबू मतलब क्या होता है कि हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं हमें उससे और नई चीजें निकालनी है। तो हम यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमें उसमें से भी कुछ ऐसे कंटेंट निकालने हैं जो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाए। फिर एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन पेरिस क्लाइमेट चेंज का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश। तो सबसे पहली बात, 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि करंटली पेरिस क्लाइमेट के एग्रीमेंट में हिस्सेदार नहीं है। 192 जो है कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। लेबनान और किर्गिस्तान आर द मोस्ट रीसेंट कंट्री टू रेटिफाई द एग्रीमेंट एज ऑफ February 2020। तुर्की इज नाउ द ओनली G20 member to not be member of the Paris Climate Agreement। पढ़ लेना इसको सब लोग, ठीक है। फिर आया था ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन। यहां पर ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक चीज याद रखिए, ये ओल्ड ब्लूम है, ये रिवाइज टेक्सोनॉमी है। अगर आपसे कहा जाए रिवाइज टेक्सोनॉमी में ब्लूम की सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, या आपसे कहा जाए सबसे पहले क्या आता है, तो क्या आएगा, रिमेंबर। अगर आपसे ओल्ड ब्लूम से बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा नॉलेज और सबसे लास्ट में आएगा इवेल्युएशन, क्योंकि एरो किधर जाएगा, हम लोग सबसे निचला क्रम है रिमेंबर या फिर सबसे निचला क्रम है नॉलेज, याद रखिए। और ऐसे ही एग्जाम्पल में पूछा गया था आपसे, जहां पर इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था इसके बारे में कि इफेक्टिव डोमेन कौन सा है। तो कौन सा है इसमें से इफेक्टिव डोमेन, अगर आपको ये पता है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। इवेल्युएशन, अच्छा, ओल्ड ब्लूम से अगर रिवाइज टेक्सोनॉमी हुई तो किसमें चेंज किया गया था, इवेल्युएशन को कर दिया गया क्रिएट में। एवेल्युएशन में देखिए, नॉलेज को रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, सिंथेसिस को कर दिया क्रिएट, और एवेल्युएशन को कर दिया इवेलुएट। लेकिन जनरली कहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आता है। जो पुरानी ब्लूम की एक्चुअल टेक्सोनॉमी है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप इसका है नॉलेज, दूसरा स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालाइज करना, पांचवा है सिंथेसिस, और सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट है इवेलुएशन। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है ये अफेक्टिव डोमेन के बारे में तो आराम से बता सकते हो, है ना। फिर आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी यानी NSDA से क्वेश्चन पूछा गया था। NSDA is an autonomous body registered as a society under the Society Registration Act 1860 यानी 1860 under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It anchored the National Skill Qualification Framework। NSQF का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था 11 तारीख वाले एग्जाम में। एंड अलाइड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर सिनराइजिंग स्किल इनिशिएटिव इन द कंट्री। ठीक है, क्या है ये, इसको आपने पूरा पढ़ना है। ये पूरी PDF मैं आप लोगों को दे दूंगी, एनालाइज करने के साथ साथ इनको भी पढ़ना। फुल फॉर्म यहां से आपका आता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। NSQF, उसके बाद आया था आपका HTTPL। HTTPL, this technique is called pipelining in HTTP. HTTPL one also enable transport comparison of data types, so those clients can retrieve HTML uncompressed document using data compression। HTTPL क्या है, इस तकनीक को HTTP में पाइपलाइनिंग कहा जाता है। HTTPL डेटा प्रकारों के परिवहन संपीड़न को भी सक्षम बनाता है ताकि वे क्लाइंट डेटा संपीड़न का उपयोग करके HTML असंपीड़ित दस्तावेजों को पुनः प्राप्त कर सके। मॉडम से भी क्वेश्चन आया था। मॉडम से क्वेश्चन था कि मान लीजिए आपको नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, आपके पास वायरलेस है, आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो आप मॉडम का यूज करोगे। इस तरीके का एक मॉडम से रिलेटेड क्वेश्चन था।
HTTP प्रोटोकॉल, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका यूज क्या है, हाइपर मीडिया दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल HTML। इसे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपका EPG पाठशाला। EPG पाठशाला क्या है, एक ऐसा पोर्टल है जिसके तहत सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला, मानविकी, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस, आर्ट, फाइन आर्ट और ह्यूमैनिटीज, नेचुरल एंड मैथमेटिक्स साइंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज इज बीइंग डेवलप्ड। EPG पाठशाला किसने स्टार्ट किया है, EPG पाठशाला को किसने डेवलप किया है, NCERT। NCERT का भी फुल फॉर्म आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, पत्रिका और विभिन्न प्रकार की अन्य प्रिंट और गैर प्रिंट सामग्री सहित सभी शैक्षिक ई संसाधनों को प्रदर्शित और प्रसारित करने के लिए NCERT द्वारा ई पाठशाला विकसित की गई। फिर एक क्वेश्चन था आपका, जहां पर आपसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन का स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर से पूछा जा सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, पीयर जो है आपका असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, इट इज कंडक्टेड बिफोर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू एनालाइज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर, यानी मतलब आपका पहले कितना एक्सपीरियंस रहा है, क्या नॉलेज रहा है, उसके बारे में जानने के लिए होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। दिस असेसमेंट कैन बी डन थ्रू वेरियस एंट्रेंस टेस्ट लाइक GMAT, CAT एक्सेट्रा। फॉर्मेटिव क्या है, इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव एंड एनहेंसिंग लर्निंग। दिस असेसमेंट इज डन थ्रू क्लास टेस्ट, फील्ड ट्रिप्स, क्विज, डिबेट, डिस्कशन, रोल प्ले। फॉर्मेटिव असेसमेंट के या एवेल्युएशन के यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी ध्यान रखने। डायग्नोस्टिक, इट इज कंडक्टेड along with the formative assessment to solve student problem relate to learning. This assessment is done through a diagnostic remedial test. Summative, it is conducted at the end terminal point of the teaching लर्निंग प्रोसेस टू ग्रेड और रैंक द लर्नर। जस्ट लाइक कि अगर फाइनल जो आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम होते हैं, उसको कह सकते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। द वे ऑफ कंडक्टिंग सच असेसमेंट इंक्लूड अ रिटन एग्जाम एट द एंड ऑफ द टर्म, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम जैसे आपने देखा होगा हाई स्कूल के, ग्रेजुएशन के, जो लास्ट टाइम पे आपके एग्जाम आते हैं जिसमें आपकी परसेंटेज आती है, रैंक आती है, वो क्या कहलाता है, समेटिव। हिंदी में देखिए, ये इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, किसमें, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। प्लेसमेंट, पिछले ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले ही आयोजित किया जाता है प्लेसमेंट मूल्यांकन, जैसे कि GMAT, CAT आदि से पहले ही आपका मूल्यांकन किया जाए कि कितना एक्सपीरियंस है आपको पहले या कितनी नॉलेज है। निर्माणात्मक, यहाँ पर एक से अधिक बार आयोजित किया जाता है, एक से अधिक बार आयोजित किया जाता है, जैसे कि फील्ड ट्रिप, क्वेश्चनेयर, वाद विवाद चर्चा, रोल प्ले इत्यादि। नैदानिक, रचनात्मक मूल्यांकन के साथ किया जाता है। उपचारात्मक तरीके से, यानी पहले पता लगाया जाता है प्रॉब्लम क्या आ रही है और फिर उसको आपका जो है आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। योगात्मक, जिसमें कि आपकी लिखित परीक्षा शामिल होती है, जैसे कि वर्ष के अंत में या आपके कोर्स के लास्ट में आपसे क्या कहा जाता है कि आप जो है टेस्ट दीजिए तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, या डिग्री मिलेगी। तो लास्ट में आपको जब सर्टिफिकेट दी जाए, डिग्री दी जाए, ग्रेड दिया जाए, रैंक दिया जाए, उससे संबंधित जो होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। अब यहां से क्वेश्चन आ रहा था, SDG से कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं। 2015 में स्टार्ट किया गया, 2030 एजेंडा भी कहा जाता है। 11 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिसमें इसका उद्देश्य है किसी को भी पीछे ना छोड़ना। 17 इसके गोल हैं।
एसडीजी में स्पष्ट रूप से विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों को 11 बार शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा, विकलांगता पर भी आधारित है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, पूरा पढ़ लेना इसको जरा सा, है ना। इस बिंदु पर इन विजन 2030 स्टार्ट किया गया विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब थोड़ा सा आगे देख लो, ये रहा इन विजन डिसेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड। एसडीजी का अगर आपसे लोगो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि भाई 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड, इन विजन डिसेबिलिटी 2030 नाम दिया गया। ठीक है, इसको बदलने के लिए किसको, गरीबी को, सॉरी दुनिया को बदलने के लिए 17 गोल थे। पहला था कोई गरीबी नहीं, यानी नो पॉवर्टी। $1.25 प्रतिदिन से कम पर जीने वाले लोगों को इसमें मापा जाता है। 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार जीवन यापन करने वाले अनुपात को आधा करना लक्ष्य है इसका। टारगेट बता रहे हैं पहले गोल का, क्योंकि टारगेट भी आपको पता होना चाहिए इसका। पहला नो पॉवर्टी, इसको पढ़ लेना एक बार। दूसरा है भूखमरी, हंगर से रिलेटेड है। 2030 तक 5 साल के बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई गई, जिससे कि उनको भरण पोषण किया जाए। काफी कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर है लक्ष्य 3, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, जिसमें कि वैश्विक मृत्यु अनुपात को कम करके प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना। इसको पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है डेटा वाला। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल होती है ना, सड़क यातायात दुर्घटना की संख्या को आधा करके 3.7 करना, गैर संचारी रोगों समय से होने वाली मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना। ये पिछली बार पूछा गया था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसमें आती है, लक्ष्य 4 में आती है। ये पूरा आपको पढ़ने को दूंगी मैं, पूरा पीडीएफ। जिसको भी चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो। लैंगिक समानता, यानी लड़का लड़की की बराबरी, भेदभाव नहीं होने देना। सबके लक्ष्य लिखे हुए हैं, पढ़ लेना एक बार। स्वच्छ जल, लक्ष्य 6 में आता है, सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल और सार्वभौमिक और समान पहुंच प्रदान करना। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा ये। 7 में वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, एनर्जी से रिलेटेड है ये, इसमें वैश्विक दर को दुगना करने की बात की गई है। अच्छा काम आर्थिक विकास, यानी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास को बनाए रखना, विशेष रूप से कम विकसित देशों में 7% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि। लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार, कम विकसित देशों को अपनी हिस्सेदारी को दुगना करना, इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। एजेंडा 2030 भी कहा जाता है इसको। 10वां था असमानता में कमी, 2030 तक राष्ट्रीय औसत से अधिक दर पर जनसंख्या के निचले 40% की आय वृद्धि को उत्तरोत्तर प्राप्त करना और बनाए रखना। 2030 तक प्रवासी प्रेषण की लेन देन को 3% से कम करना और 5% से अधिक लागत वाले प्रेषण गलियारों को समाप्त करना। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेना इसको। सतत शहर और समुदाय, आपदा जोखिम के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, आपदा जोखिम के लिए पूछा जाता है कौन सा फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, ये यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख रही हूं। पर्यावरण के लिए अनुकूल, यहां पर जिम्मेदार खपत और उत्पादन। जल्दी जल्दी देख लो पहले। जलवायु कार्रवाई, यहां से संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का भी क्वेश्चन आता है, इसको भी पढ़ लेना जरा। जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन यानी कि जो समुद्र में है उसकी बात हो रही है।
भूमि पर जीवन, गोल 15 सॉरी, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और 2020 तक संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने की रक्षा और रोकथाम के लिए कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। इसमें पूछा जा सकता है क्लाइमेट चेंज किस में आता है, शांति, न्याय, मजबूत संस्थाएं किस में आती हैं, कौन से गोल में पूछी गई हैं। 17वां गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भागीदारी, विकसित देशों को अपनी आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कई विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए ओडीआई जीएनआई के 0.7% और कम से कम विकसित देशों को ओडीआई जीएनआई के 0.15 से 0.20% के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता ओडीआई में दिखाई गई है। कम से कम विकसित देशों को 0.20% प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेना, ये दोनों में ही ये पूरा डाटा दिया हुआ है, ना सिर्फ गोल, इवन इसके टारगेट। ये इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी एग्जाम है अगस्त वाला, तो अगस्त के आने से पहले पहले आप लोग इसको पढ़ लो। फिर आपका कल के एग्जाम में अनोवा टेस्ट, आपका टी टेस्ट पूछा गया, उसके अलावा पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक से क्वेश्चन आया। कुछ बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है कि है तो होता क्या है, ये पैरामेट्रिक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक क्या है। तो इस शीट में मैंने ये सब चीजें बताई हैं। अगर आपसे नॉन पैरामेट्रिक पूछा जाए तो काई स्क्वायर टेस्ट सबसे पहले आएगा, क्रूसल वॉलिस टेस्ट आएगा। We generally make use of parametric, non-parametric tests for making inference about various population values, parameters. Many methods and techniques are used in statistics. These have been grouped under parametric and non-parametric tests. Parametric, it involves data expressed in absolute number or values rather than rank. An example is the student t-test. पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन आएगा, टी टेस्ट आएगा। नॉन पैरामेट्रिक में क्या आएगा, काई स्क्वायर आएगा, क्रूस्कल वैलिस टेस्ट आएगा। द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑपरेट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। Since the conditions are not ordinarily tested, they are assumed to hold valid. T, Z and F are called parametric statistical test. कौन कौन सा पैरामेट्रिक है, अगर हम बात करें टी, जेड, एफ, उसके अलावा मल्टीपल रिग्रेशन, टू वे, अनोवा। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक में आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक in this statistics are based on rank of observation. It does not depend on any distribution of the population. It deal with small sample sizes. These are not bound by any assumptions. These are user friendly compared with parametric statistics and economical in time. इसमें किस तरीके के टेस्ट आते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रूस्कल वॉलिस, मीडियन टेस्ट, मैन विटने यू टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर, साइन रैंक टेस्ट आर एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आमतौर पर विभिन्न जनसंख्या के पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाने के लिए पैरामीट्रिक और गैर पैरामीट्रिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक इसमें रैंक के बजाय निरपेक्ष संख्या या फिर मूल्यों में व्यक्त डेटा शामिल है। इसमें टी परीक्षण आता है। पैरामेट्रिक सांख्यिकीय परीक्षण कुछ शर्तों के तहत संचालित होता है। चूंकि शर्तों का सामान्य रूप से परीक्षण नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें वैध माना जाता है। टी, जेड और एफ जैसे परीक्षणों को पैरामेट्रिक कहा जाता है। मल्टीपल रिग्रेशन, टू वे, अनोवा भी इसमें आता है। वहीं अगर हम बात करें गैर मैट्रिक में, ये आंकड़े प्रेक्षणों की श्रेणी पर आधारित होते हैं। आंकड़े प्रेक्षणों के श्रेणी पर आधारित होते हैं। ये जनसंख्या के किसी वितरण पर निर्भर नहीं करता। ये छोटे नमूने आकार से संबंधित है। ये किसी धारणा से बंधे नहीं है। ये पैरामेट्रिक आंकड़ों की तुलना में उपयोगकर्ता के अनुकूल और समय में किफायती हैं, जैसे कि काई स्क्वायर, क्रूस्कल वॉलिस, मीडियन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन मिलान जोड़ी, साइन टेस्ट। ये सब चीजें किसमें आती, नॉन पैरामेट्रिक में। पैरामेट्रिक में ध्यान रखिए ये सब चीजें क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। टी टेस्ट, जिसे दो नमूना टी परीक्षण, स्वतंत्र नमूने, दो असंबंधित समूहों में साधनों का अंतर कहा जा सकता है। स्वतंत्र टी, आश्रित टी, विल्कॉक्सन, साइन टेस्ट कब किया जाता है, युग्मित डेटा,
ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। व्हाट इज अनोवा टेस्ट? ANOVA versus t-test. The t-test is method that determine whether two populations are statistically different from each other, whereas ANOVA determines whether three or more. ये two population, ये three and more population are statistically different from each other. दोनों में अंतर पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। ANOVA बनाम t-test। टी टेस्ट एक ऐसा तरीका है जो ये निर्धारित करता है कि क्या दो आबादी एक दूसरे से सांख्यिकीय रूप से भिन्न है, जबकि अनोवा ये निर्धारित करता है कि तीन या अधिक आबादी एक दूसरे से सांख्यिकीय रूप से भिन्न है या नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए हैं और इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आगे किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये पीडीएफ के लिए वीडियो की लिंक आप चेक करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसको आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 सभी में क्विज चल रहे हैं। और अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।